सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज खबरों से भरपूर दिन है। बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं और उन्होंने सरकारी जिम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सेहतयाबी के बाद पहली खबर जो आवाम को मिली वो ये है कि महंगाई कंट्रोल ना करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को ओहदे से हटा दिया है। अगली खबर भी सुन लें कि वजारत जैसी छिनी हफीज़ शेख साहब की तो वो भी कोरोना में मुब्तला हो गए। अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हफीज़ शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत होने की खबर हम्माद अजहर ने ट्वीट के जरिए दी और अहम बात यह है कि हम्माद अजहर ने यह खबर हफीज़ शेख की जगह वजारत ख़जाना का इजाफी कलमदान मिलने के बाद अवाम को दी। सेनेट इलेक्शन में अहम तरीन और ओहदे से हटाए जाने के बाद नालायक तरीन के इस सफ़र का नाम ही दुनिया है। खबरों के झुरमट में एक खबर वफाकी काबीना को तब्दीली के मुमकिन लगने वाले झटके की भी है। नदीम बाबर की तो छुट्टी हो चुकी है। अब देखें कि वफाकी काबीना में तब्दीली के इस नए झटके में किस किस की छुट्टी होती है, किसका कलमदान तब्दील होता है और कौन से नए चेहरों की काबीना में एंट्री होती है। ये सब कुछ वजारत की लाइन में लगे पीटीआई अरकान के लिए तो अहम होगा, लेकिन अवाम का सवाल तो बहुत सादा है। अवाम पूछ रहे हैं कि क्या काबीना में बार बार रद्दोबदल का नाम ही वो तब्दीली है जिसका इमरान खान ने ख्वाब दिखाते रहे। अवाम को जवाब चाहिए कि इनकी जिंदगी में तब्दीली कब आएगी, महंगाई से इनकी जान कब छूटेगी। हफीज शेख की तब्दीली पर कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म महंगाई कंट्रोल ना करने पर उनसे नाखुश थे। अब हम्माद अजहर वज़ीर-ए-आज़म का विजन लेकर आगे चलेंगे, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि इस विजन का फायदा अवाम को कब हासिल होगा। क्या तब्दीली सरकार अपने 5 साल ऐसे ही टीम बदलते पूरे कर देगी? और एक अहम मामला जिस पर माजी में भी बहुत सवाल उठाए गए वो पंजाब में तब्दीली का है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ना तजर्बाकारी, गवर्नेंस और दूसरे मामलात पर बहुत सवाल उठाए गए, लेकिन कप्तान इन्हें तब्दील करने पर बिल्कुल तैयार नहीं हुए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली का शोशा छोड़ दिया है। शोशा इसलिए कि पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद ना होने के बराबर है। लेकिन हसन मुर्तज़ा दावा कर रहे हैं कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली की सूरत ईद का तोहफा देंगे। इसके लिए नून लीग ने मशरूत हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार मरियम नवाज नहीं, हमजा शहबाज से बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमजा अकेले इतना बड़ा फैसला करने में बाख्तियार भी हैं या नहीं। दूसरे, शहबाज शरीफ की जेल में खुफिया मुलाकातों की भी अफवाहें हैं। इन सब बातों में कोई सदाकत है या नहीं, आज इसी पर बात करेंगे। पहले 3 साल में 3 वजीर खजाना तब्दील होने पर बात करते हैं असद खैरल बाबडोगर साहब से। असद खैरल साहब, अब महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? देखिए उसामा साहब, ये तो मैं जो ढकोसला है, शिबली फराज साहब ने कहा कि उन हफीज़ शेख साहब जो है उनको महंगाई की वजह से नहीं किया, उनको सेनेटर इलेक्ट ना होने की वजह से जो 6 माह की मुद्दत है, 6 माह तक नॉन इलेक्टेड जो है उसको वज़ीर ख़जाना बना सकते थे। दिसंबर में थे, जून तक तो मामला ये है कि उसामा साहब उससे पहले जब वो हुए नहीं, उसके बाद अब महंगाई अब क्या कंट्रोल हो जाएगी? हाँ, अभी आपने बात जो की है, एक तो ये है कि 1.5 और 2.5 रुपये जो है ना ओगरा जो समरी जिस तरह बना रहा है पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर 1 अप्रैल से, पहले आपको पता इजाफा ही होता था। चले ये अब पिछली 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा हुकूमत ने कहा जी हमने इजाफा कंट्रोल किया है। अच्छा, हमने टैक्स ज्यादा आया था, कम किया, स्लैब समरी ज्यादा की आती थी, कम ज्यादा कर देते थे, यानी उसको इतना ज्यादा नहीं करते थे। तो जारी बात है, बनवाने वाला भी खुद और अप्रूव करने वाले भी खुद। ये तो अब मामला ये है कि जो उसामा साहब अब्दुल हफीज़ शेख साहब की जो छुट्टी हुई है और उसके बाद हम्माद अजहर साहब को इजाफी चार्ज दिया गया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो इन हाउस तब्दीली की बात है, मैं शाजिया मरी साहबा का बयान देख रहा था, वो कह रही थी कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली के ऊपर उनका फोकस है। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज से उनके राब्ते हैं, ठीक है। अब जो मामला है ना, जो क्या महंगाई पर क्या कंट्रोल हो जाएगा और पंजाब में हाउस तब्दीली, शायद का कहना अब्बासी साहब ने टांट किया, उनका जी अब 57 हमारे पास सेंटर की तादाद हो गई है, तो सेनेट में पीपल्स पार्टी जो है वो अदम एतमाद लाए, यानी उधर से वो तंज कर रहे हैं, इधर से माइनस नवाज शरीफ, माइनस मरियम, हसन मुर्तज़ा की जिस तरह आगे जाके वो बात करेंगे, ये चीज़ें भी आ रही। ताबिश गौर साहब जो है, आपको पता है नदीम बाबर साहब जो को फारग कर दिया गया, और फारग करने के अंदर कौन से वो चैनल, कौन से वो माफिया थे, नीले पीले जो चीज़ें चल रही थी, एक पूरी कंपेन चलाई गई। मसला ये था उसामा साहब
कि ये जो नदीम बाबर साहब जो है ना, कई जगहों पे ठीक है उनके अपने मिस्टेक्स थे, ताबश गौहर साहब की जो एंट्री है ना, ये इतनी खौफनाक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, चंद चीजें मैं बताऊंगा, बहुत लंबी, वो तो बड़े अरसे से हैं। हाँ जी, वो बड़े अरसे से हैं। और अभी जो 8 डिस्कोज है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिस तरह लेस्को, मैपको, मुल्तान, जो जी वहां पे IPVs माफिया, क्योंकि बिजली होगी वाफर, खरीदने वाले हैं नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री तो बंद होगी जो स्मार्ट कोरोना की वजह से। कुछ वैसे जिस तरह कंपिटेटिव हम रहे नहीं, बिजली महंगी, गैस महंगी, LNG के ऊपर आ गए, और इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्री को बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। कोई चले ठीक है, सवाई टेक्सटाइल में इजाफा बूम हुआ है। उसके बाद अब 8 अभी रिसेंटली मैं आपको खबरें दे रहा हूँ। एक तो नवीद इस्माइल साहब गालबन चेयरमैन NTDC बने हैं, और 2 इन्होंने और बंदे लगाए हैं, MD और एक और को किसमें। अच्छा। उनको किसी को 26 लाख तनख्वाह, किसी को 30 लाख, किसी को 40 लाख, यानी पेंशनर को देने के लिए पैसे नहीं है। यही जो सुप्रीम कोर्ट 56 कंपनियों में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, MP1 स्केल, सारा डोगर साहब जानते हैं कि यानी जो ब्यूरोक्रेट्स है 22वें ग्रेड आखिरी ग्रेड होता है, उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। अब 26 लाख 40 लाख देंगे। ताबश गौर साहब की वापसी, और उनसे पहले नदीम बाबर फारिग हो। पेट्रोलियम डिवीजन का आपको पता है सारे मामले सूची भी बना दी गया, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जी। अब 8 कंपनियों की माशाल्लाह पेट्रोलियम भी मिल सुन लें, 8 जो कंपनियां है ना डिस्कोज, वो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बिल वास्ता या बिला वास्ता, वो KE इलेक्ट्रिक के या अबराज ग्रुप के, वही अरब जो नकवी जो वांटेड है बरतानिया, अमेरिका को, और सारे, फिर वो KE इलेक्ट्रिक वाले सारे खाते, वो मुलाजम उन बोर्ड के अंदर आ गए हैं। सुन ले, मैपको यानी मुल्तान जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वहां पे IPVs माफिया के बंदे ही मुबैना तौर पर दूसरी जानब आ रहा, पहली दफा हुआ है। यानी जो कचरा है ना, यानी जो प्राइम जो मिलों वाले थे, जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो बड़े कनेक्शन, जिनसे 1-1 करोड़ एक मिल से डेडिकेटेड लाइनें हैं, जहां पे लॉस नहीं है, डॉक्टर साहब सुनते जाएं, वहां पे IPVs माफिया की अपनी कंपनियों ने टेक ओवर कर लिया वहां पे। यानी जो क्रीम है ना, जो मलाई है, अब वो खाएंगे, और जो कचरा है वो कंपनियों के जिम्मे पड़ जाएगा, ताकि हमारी जो थोड़ी बहुत लाइन की रिपेयर हो जाती थी वो भी नहीं होगी, लॉसेज में जाएगी कंपनियां। डेडिकेटेड 8 बोर्ड बन गए जो मुनाफा बख्श कंपनी है। अच्छा। उसके बाद क्या होगा कि वो जो IPV माफिया है, उन्होंने अट्रैक्शन क्या दी है कि यानी NTDC में अपने बंदे बिठा लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में अपने बंदे बढ़ा लिए, IPVs के बंदे भी उधर माफिया, आगे भी वो खरीदने वाला माफिया, और मिलों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को देने वाला माफिया। तो जो कंपनियां थी जो कि हमारे पहले ट्रांसफर में, तो आपको पता है वो MNA MP और सेंटर के फंड से ये कंपनियां कर रही हैं, वो कहती हैं हम तो कुछ नहीं करेंगे ना, दोबारा रिपेयर करते, ट्रांसफर खराब हो जाए आबादी में तो कहते पैसे डाल के बनवा ले, वरना तो हम नहीं करेंगे। अब वो क्या कि क्रीम जो है ना, वो मुल्तान से काम शुरू हो चुका है, और 8 बोर्ड आ चुके हैं। ये तो एक वारदात की एक लंबी कहानी है, और आप रोएंगे। उसामा साहब IPVs माफिया जो है 85 अरब तो सेक्टर बन गया, महंगी होती जा रही है। अब मामला ये है कि बोर्ड बन गए नहीं अभी तक, तो मामला ये है उसामा साहब, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं आपको दावा जो अच्छा, बाबर साहब एक इजाजत, 20 रुपए 15 रुपए बिजली लेनी है, तो बहुत सारी कंपनी गैर मुल्की मुझसे आके कहती है कि आप में, मैं कहता हूँ भाई माफिया, वो कहते हैं नेपरा वाले, ये IPVs माफिया, हम 10 रुपए में बिजली देने के लिए तैयार है, हम 9 रुपए में बिजली देने के लिए तैयार है फी यूनिट, हम 8 रुपए में अनलिमिटेड देते हैं, हम 12 रुपए में, 15 रुपए में, लेकिन वो कहते हैं जी हम आपको नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वाफर बिजली है, IPVs के पास वाफर बिजली पड़ी हुई है, और उनसे एग्रीमेंट है। उन्होंने क्या कर लिया उसामा साहब, उन्होंने अब वो जिस तरह PTCL के रिसालात ने 24%। चलिए सर, अगर आप इजाजत दें दोबारा आ जाएंगे। बाबर डोगर साहब, हफीज शेख साहब गए, हमाद अजहर की एंट्री हुई है, महंगाई कंट्रोल होने वाली है, इसका मतलब है डॉलर तो वाकई नीचे जा रहा है, 153 पे चला गया, 22 महीने की कम तरीन सतह पर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं महंगाई होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रुपए की कदर गिरी, जब रुपए की कदर गिरती है तो चीज़ें महंगी हो जाती है, क्योंकि हम बाहर से चीज़ें खरीद रहे हैं। तो अब वो डॉलर नीचे जा रहा है, पेट्रोल की है कि सस्ता होने का इम्कान है, आप देख लें ब्रेकिंग चल रही है 1.5 रुपये तक। तो इसका मतलब है हमाद अजहर के आने से तो ये वाकई कहा जाएगा कि देखें महंगाई को कंट्रोल करने लगे, अगरचे इंटरनेशनली वो मामला चल रहे हैं, और उसके बाद फिर काबीना पर भी आते हैं बाकी रद्दोबदल पर। उसामा साहब, हफीज़ शेख को जो हटाया गया है उसकी बहुत सारी वजूहत थी। एक तो खल साहब ने जो बात की 6 जून को वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए वो मिनिस्टर रह सकते थे, और 6 जून को उनका मियाद पूरी हो रही थी, सेनेट का इलेक्शन वो हार चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी जो बार बार उंगलियाँ उठ रही थी, वो ये थी कि IMF के साथ जो डील हुई है 6 अरब डॉलर की, उसमें इन्होंने उस डील में बहुत सख्त डिसीजन जो थे, बहुत उनकी जो शराइत थी वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं थी। उनमें स्टेट बैंक की इकोनॉमी शामिल है, उसमें बेतहाशा टैक्सेस शामिल हैं, वो बेतहाशा बजट आ गया ख़त्म करना शामिल था।
जी 150 अरब का जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होना शुरू हो गई। अब आपने खुद कहा कि डॉलर नीचे जा रहा है जबकि बाकी अशिया खुदनी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने परसों इनको फ़ोन किया और कहा कि जनाब कि ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जिस तरह से स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं उसमें भी अपोजिशन और बड़ा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत की जा रही है। तो उस पर हफीज़ शेख साहब ने कहा कि जी फिर आप मुझे तब्दील कर दें, अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो आप मुझे तब्दील कर दें, मुझे हटा दें। ये जवाब था उनका। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनसे कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, ये पॉलिसी जो हैं इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो इसको देखें। और आप पे ये भी कहा जा रहा है कि आपने IMF के साथ जो जिन शराइत पे कर्जा ले रहे हैं वो शराइत हमें फेवर नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा जी फिर आप मुझे हटा दें। उस पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, इनको हटा देना चाहिए। देखें साहब, एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इमरान खान पे ये था कि खान साहब जो हैं वो जो मुल्क चला रहे हैं वो इलेक्टेड लोगों के जरिए नहीं चला रहे बल्कि टेक्नोक्रेट्स के जरिए चलाया जा रहा है। अब जो हफीज़ शेख साहब हैं उन्होंने जाके वोट नहीं लेने। चीनी बढ़ती है बढ़ जाए, बिजली बढ़ती है बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ता है बढ़ जाए, ये मसला है इलेक्टेड लोगों का जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है, जिन्होंने आपको मुझको और लोगों को फेस करना है। ये टेक्नोक्रेट का ये इशू नहीं है। तो खान साहब को एक रियलाइजेशन तो अब होनी शुरू हो गई कि ये टेक्नोक्रेट से ये मुल्क ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अल्टीमेटली उनको रिप्लेस करना पड़ेगा इलेक्टेड लोगों के साथ। हमाद अजहर अब आया, हमाद अजहर जब भी फैसला करेगा तो उसके जेहन में उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 लाख लोग आएंगे जिनसे वो वोट लेके आया है। उसे पता कि ये लोग जब वोट लेने जाऊंगा मेरा गला पकड़ेंगे, मुझसे पूछेंगे, जब भी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा सबसे पहले मुझसे ये सवालात होंगे। तो अब इलेक्शन को पीछे दो साल हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो जो रिलायंस था जो अनइलेक्टेड लोगों पर था, टेक्नोक्रेट्स पे था, अब वो फोकस आ जाएगा इलेक्टेड लोगों पर ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए और लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसमें नदीम बाबर साहब जो हैं वो भी इस तरह से उड़े, हफीज़ शेख साहब उड़ गए, और हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें कि बाकी जो 2-3 टेक्नोक्रेट रह गए हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं या ये लोग भी रिप्लेस कर दिए जाएं। तो इनकी जब बेहतर ऐसे इलेक्टेड लोग लाए जाएं जो कि अवामी फैसले कर सकें और अवाम को रिलीफ देने की बात कर सकें। तो ये अब शिफ्ट आनी है गवर्नमेंट में। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खान साहब को भी एक चीज़ तो रियलाइज हुई है कि ये जो गवर्नमेंट की फेलियर है, ये जो महंगाई है, ये जो बेरोज़गारी है, जो वो मैनिफेस्टो जो पीटीआई लेके आई थी, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो जो वादे किए थे उनको एग्जीक्यूट करना है, तो फिर हमें चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी। सही। उसमें पंजाब में अब अपोजिशन जो जोर लगा रही है, पंजाब में भी तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ होंगी। उसमें बुजदार सरकार तो नहीं जाएगी, लेकिन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से। पंजाब पर हम आते हैं। पहले मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब कि ये जो आपने रद्दोबदल की बात की है, अब नाम तो उमर अयूब साहब का भी आ रहा है, उनकी भी छुट्टी हो सकती है, शहरी अफरीदी हैं, उनको भी कश्मीर कमेटी से हटाया जा सकता है, और कहा यह जा रहा है कि सब चीज़ें जो हैं तकरीबन फाइनल कर ली गई हैं, हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन ये सब चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अब उस्मान डार साहब की वापसी हो रही है, फैसल वाडा साहब की वापसी हो रही है, और फवाद चौधरी साहब उनको वजारत इत्तलात और नशरियात, अब ये फैसला हो गया कि 2 हिस्सों में बंट जाएगी, और फवाद चौधरी ये चाह रहे हैं कि उनको इत्तलात मिल जाए और साथ उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी का भी चार्ज रहे। अब वजारत दाखिला की भी बात हो रही है, यानी शेख रशीद साहब की भी छुट्टी हो सकती है, ये खबरें भी गर्म हैं, और शेख रशीद साहब ने कहा जी जुमेरात तक सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी शफल है। जब 3 साल आप सही कहते हैं हो गए, क्योंकि 2023 में केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, मेरा ख्याल है इलेक्शन से 3 महीने पहले जून जुलाई में अगर इलेक्शन होते हैं तो आप समझ लें वाकई 2 साल भी नहीं रहे। ये इतलात बड़ी आम थी कि इमरान खान साहब ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद ये फैसला किया, जब इत्तेमाद का वोट लिया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया था प्राइम मिनिस्टर ने कि अब डंडा उठा लूँगा और अब ये चीज़ों को ट्रैक पे लाने का टाइम है। इससे पहले उन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत लीनियंटली देखा चीज़ों को, लेकिन अब उनका ये फैसला था कि अब मैं डंडा उठाऊंगा। अब बहुत सारे आप मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, अब वो लोग जो असल फेस है पीटीआई का, जो कि पीटीआई के लिए जिनकी एफर्ट है, स्ट्रगल है, जो इमरान खान के साथ अच्छे और बुरे टाइम में खड़े हुए हैं, अब उन पे ट्रस्ट किया जा रहा है, उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, चाहे वो फैसल है, चाहे वो दूसरे फैसल जावेद की बात हो रही है, की बात हो रही है, फैसलाबाद से फरक हबीब है, ये वो यंग लड़के हैं
जो पीटीआई में एक मकसद लेके आए थे और पीटीआई के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, अब उनके हवाले चीज़ें की जा रही है, उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है। अब टेक्नो का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया। उमर अयूब की परफॉर्मेंस के हवाले से पेट्रोल कंपनियां तो बड़ी और ये एनर्जी के जो मसाइल आए, ये जो सारा क्राइसिस आया, उस हवाले से उमर अयूब का जो रोल था वो कोई इतना अच्छा रोल नहीं था, उसको इतना इफेक्टिवली नहीं लेके जा सके। अच्छा। ताबिश गौहर की कल साहब ने जो बातें की वो ठीक है, लेकिन ताबिश गौहर का एक इशू ये था कि जो हमारा बहुत ओवर ड्यू ये बन गया, ये सारा सर्कुलर डेट, और ये जो गवर्नमेंट सर्कुलर डेट दे रही थी तो वो उसकी मुखालफत कर रहे थे कि हमें इनसे निगोशिएट करना चाहिए और सर्कुलर डेट जो है ये कम हो सकता है। अगर बहुत सारी ऐसी चीज डिमांड्स है कंपनीज की जो कि गलत है IPPS की, जिनको हमें नहीं मानना चाहिए, और उस पर ताबिश गौहर का ये था कि हमें उस पर स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा डोगर साहब, सर अभी एग्रीमेंट हुआ था, पहली किस्त देनी थी, वो पहली तो बात है 90 अरब रुपया देना था। के इलेक्ट्रिक के वो साबिक चेयरमैन है और के इलेक्ट्रिक के ऊपर आपको पता है कितने 100 अरब की लायबिलिटी है। पहले हम देखें क्या वो वापस दायर हो गया, कोई ना कोई बंदा क्या वापस वो ले लेंगे। नंबर एक ये है। दूसरा बात ये है कि उनको बाहर से पढ़कर आया, लेकिन खल साहब उन्होंने जो पहला रिजाइन दिया था, जो पहले रिजाइन दिया था ताबिश गौहर ने, वो भी इसी इशू पे दिया गया था कि IPPS को ज्यादा पेमेंट ना की जाए, पेमेंट ना की जाए। बिल्कुल ठीक है। अब ताबिश गौहर साहब, आप भी रिकॉर्ड पे, नाजरीन भी, इनके दौर में IPPS को कितनी पेमेंट होंगी, जो के इलेक्ट्रिक से हमने जितने 100 अरब लेना है उसको कितना उससे रिकवरी करते हैं। दो चीज़ें हो गई। तीसरी आपको पता है मामले खसूसी वज़ीर के साथ पेट्रोलियम डिवीज़न का उनको भी कलमदान दे दिया गया है, और जो नदीम बाबर साहब को मामले खसूसी का था वो वापस ले लेगा। अब उनके रास्ते में हर्डल जो है उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब के पास आपको पता है दो उनके पास तवानाई और पेट्रोलियम है। अब उनको भी रास्ते से हटाया जाएगा। इनके पीछे एक ताकतवर माफिया है, और वो माफिया क्या करना चाह रहा है कि जो हमारी मुनाफा बख्श जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिस तरह PTCL की 24% हमने बेचे थे शेयर, और मैं उसमें मेगा करप्शन केसेस में मुद्दई भी हूँ, और सागडार पहले रहमान मलिक ने नैब को मना किया और जरदारी ने कि आपने दुबई वालों से पैसे नहीं मांगने। फिर उसके बाद सागडार वज़ीर खजाना नवाज शरीफ ने मना कर दिया नैब रावलपिंडी को। मुझे खुद बताया नैब वालों ने कि उन्होंने कहा जनाब हमारे तो आपस में मामलात हैं, आपने 800 मिलियन की रिकवरी इनसे नहीं लेनी। उसके बावजूद 24% सालाना के शेयर थे डॉक्टर साहब, डिफॉल्टर होने के बावजूद 24% शेयर के बावजूद हजारों अरबों नहीं खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज तमाम PTCL की 100% उनको दे दी, और रजिस्ट्री के पैसे भी हुकूमत ने दिए, अभी भी डिफॉल्टर है वो, और जूम फोन वो सारा उन्हीं की बिल्डिंग पे चल रहा है। मामला ये है, ताबिश गौहर साहब एक खास मिशन के लिए आए, उनके पीछे एक पूरा माफिया है। IPPS माफिया पता क्या है, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो आपने बात की, मुझे बाकियों का बताएं। और जिस तरह अयूब साहब, अब देखिए वो भी तहरीक अब आगे मैं बताता हूं, अब आगे हो क्या हर जमात में रहे। अब अगर एविएशन की बात हो रही है, शिबली फराज साहब को वजारत पेट्रोलियम में उधर ही आ रहा थोड़ा सा, इसका मतलब है कि गुलाम सरवर साहब उनसे भी कोई खुश नहीं। अच्छा ये दो बंदे मुझे ये बताएं कि सलीमुल्लाह से मुझे बताएं, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास दे के तो आप कहेंगे जी मैच जीत लेंगे, इस तरह नहीं होगा। अब जो डिस्कस हुई है ना, जो चीजें सामने आई हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने या आपस में जो करीबी हल्के हैं वहाँ पे जो डिस्कशन हुई है, अभी तो फाइनलिटी आखिर में क्या करते हैं वहाँ पे वही हुआ है जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि एक तो उन्होंने कहा जी शिबली फराज जो है साहब को जो सेंटर है उनको वजारत पेट्रोलियम और एविएशन जो है जिम्मेदारी देने पर गौर किया गया। फवाद चौधरी साहब को वज़ीर दाखिला, लेकिन इस हवाले शायद ना हो, लेकिन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जो आप कह रहे हैं इतलात और इतलात तो नशरियात, यानी इतलात और नशरियात वो शेख रशीद के पास शायद अभी तक रहेगा। अभी तक बात क्यों हुई है फिर फरख हबीब जो MN है, जिस तरह डॉक्टर साहब का उनको वज़ीर मुल्कत बनाया जा रहा है, शहरयार अफरीदी को, ये डिस्कशन हुई है। आखिरी वक्त तो इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, सारी बात है। अब शहरयार अफरीदी को आपको पता ही है कि जो वोट वाला सारा मामला है वो इमरान खान साहब को बर्खास्त क्या है, बार उनको हटाया जा रहा है उधर वापस लेके, और फखर इमाम साहब को दोबारा चेयरमैन कश्मीर कमेटी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के वाले से ये दोबारा, हाँ जी दोबारा ये आपस में कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह ही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इतलात और नशरियात की तरह दो हिस्सों में तकसीम करने के वाले से बात आ रही है। एक है इतलात में, यानी इतलात और नशरियात, ये बड़ी बदली है। उसके अंदर दो चीजें बहुत बड़ा चुके सेटअप है। नहीं, इतलात के अंदर एक वज़ीर मुल्कत बनाएंगे, इस तरह जो है उसमें जो नशरियात में मामले खसूसी लगाने का। अच्छा आप उमर अयूब से जिस तरह मैंने कहा पेट्रोलियम के वाले से ब्रेक हो जाएगी, मुझे बताएं बाबर साहब से मैं सवाल करना चाह रहा था लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन काफी थी, मैंने कहा मुकम्मल कर लें। ये फर्क क्या पड़ेगा इलेक्टेड और अनइलेक्टेड से? अगर इलेक्टेड है उसको और ज्यादा इख्तियार दे दिया। उसमें मैं आपको बताया ना पॉलिसी क्या है। देखिए झूठ लेना तो वो कहते हैं ना बड़ी बात है,
ठीक है, तो इसमें क्या एक बंदा को शिबली निकाल दिया, फराज, दूसरे को ले फैसल आया। वाडा की अगर उस्मान डार की अगर वापसी हो रही है तो उससे भी हाँ, लग रहा है कि ये मुराद सईद जो है हालांकि इतना परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी शायद इजाफी को दी जाए वजारत, सुन ले। अच्छा, उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब जो है उनका पोर्टफोलियो वो भी बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी जरूरत से ज्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनसे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम परफॉर्म करें, आप जरूरत से अच्छा, ज्यादा फिर फैसल वाडा साहब आपको वो भी अनइलेक्टेड में ही आएंगे। फैसल वाडा से वजारत ली गई, सेंटर लेकिन बनवाया गया। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है लेकिन पुराने साथियों में तो है ना, फिर शहबाज गिल साहब भी हैं, वो भी कहीं इतलात और नशरियात में एडजस्ट हाँ ना हो जी, जाए। वो कह रहे हैं हमने सूसी का रख लिया ना, दो हिस्सों में तकसीम करने का, एक नशरियात का वजीर मुल्कत लगाया जाएगा और फिर- इतलात का, फिर बाबा साहब नशरियात जो है उसका मामले गया। सूसी का ओहदा बना लिया गया ना एक नया, तो इसलिए तो फिर अनइलेक्टेड और इलेक्टेड अच्छा, की जो फिर बहस उसके होती बाद आ थी, गया जो लड़ाई फैसल थी। वाडा को आपको पता है एमएनए छुड़वा के उनको सेंटर बनवाया गया, जारी बात है वजीर तो उनको बनाना है दोबारा, वो भी इमरान खान साहब के। इस्मान डार की एक कबीना में सियाने ने वापसी आज हो बड़ी रही है। जबरदस्त बात कही, उसने कहा जी अब ना, क्योंकि कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से, बल्कि खबरें छपी हैं कि अब एक नए वलवले से काम होगा, तो साहब ने कहा जी वो नए वावेले से काम होगा। तो आप समझते हैं ये नया वलवला होगा या वावेला होगा? आप जो चीजें एलाबोरेट कर दी हैं वन लाइन सेंटेंस में ना, तो ये बहुत सारी चीजें नए, क्योंकि इतलात और नशरियात का बड़ा भी 1 अरब रुपए का ये भी कहा जा रहा है कि बजट मुख्तस किया गया कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो चीजें वो सही तरह से पेश नहीं हो रही। साहब मैं आपको थोड़ी सी चीजें प्लीज सर, 1 मिनट है सर। पीछे कैबिनेट में एक और चीज भी डिस्कस हुई, उसमें इमरान खान साहब ने उनसे पूछा, मिनिस्ट्री से पूछा कि जब सऊदी अरब के वलीअहद यहाँ पर आए तो वो अपने साथ बेतहाशा इंडस्ट्री पूरी एक टीम लेके आए। बिल्कुल। मलेशिया से जो प्राइम मिनिस्टर आए वो अपने साथ बहुत बड़ी एक टीम लेके आए थे इंडस्ट्रियलिस्ट की, और बेतहाशा एग्रीमेंट्स भी हुए। तो उनका क्या बना? उर्दुवान भी जब आए थे तो बहुत जी उनके साथ भी आए थे, तो उन ये सारे मायदे कितने मटेरियलाइज हुए? सर वो 10% भी मटेरियलाइज नहीं हो सके, क्योंकि मिनिस्ट्रीज ना तैयार थी, ना मिनिस्ट्रीज ने कोऑपरेट किया, ना वो इंटरेस्टेड है कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको किस तरह से उसको मटेरियलाइज करना है, एग्जीक्यूट करना है। आप प्राइम मिनिस्टर तो यही कर सकते हैं ना, एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बाहर से लाए इंडस्ट्रियलिस्टों को और मिनिस्टर उसको संभाल लें। यहाँ पर 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर जितने भी बंदे लेके आए, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने में ये मिनिस्ट्री नाकाम रही है। ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये तो सियाहत के लिए इतना है। आना था, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सियाहत में आ रही थी। इमरान खान साहब कहते हैं सियाहत में बड़ा पोटेंशियल है और जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सियाहत में हो सकती है। कोई मिनिस्टर इंटरेस्टेड नहीं है कि बाहर से कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जुल्फी बुखारी भी नहीं, जुल्फी बुखारी भी नहीं कर रहे काम। सर स्विट्जरलैंड से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान है, वो पता नहीं कितने 300 अरब डॉलर कमा लेते हैं, इमरान खान से मिसालें देते रहे, तो फिर वो क्या करें? मैंने आपसे अर्ज की कि ये सारी चीजें रिव्यू हुई हैं और उस समय ये है कि अगर 100 बंदे आए तो उनमें से 5 भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में नहीं लग सके, क्योंकि मिनिस्ट्री इंडस्ट्री जो जीरो परफॉर्मेंस तैयारी नहीं थी। ब्यूरोक्रेट जो है वो PMLN से अलाइंड है, वो इनके लिए काम नहीं कर रहे। मिनिस्टर जो है वो ज्यादा बयानात की तरफ तो उनका बहुत ज्यादा फोकस है, अपनी मिनिस्ट्रियों की तरफ फोकस ही कोई नहीं है। आप इसमें सिर्फ एक जुमला के तहत बहुत बेहतरी आएगी। जो 10-10 साल से पंजाब में बैठे हुए थे, जो कभी बाहर नहीं गए थे, रोटेशन पॉलिसी आ गई है, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया, लिस्टें बन गई। कौन सी लिस्टें बन गई? ये लिस्टें बनते 2 साल रह गए। नहीं डॉक्टर साहब, 2018 में जब इमरान खान साहब आए उसके ठीक 3 महीने के बाद वो तो लिस्टें कई दफा बनी ना, वो लेकिन अब अमल दरामद शुरू हो गया, साल भी बन रही हैं। अभी अमल दरामद ब्रेक है। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने हमाद अजहर की मिसाल दी है, खुशखबरी है कि बेहतरी आएगी, 3 साल बाद देर है, दुरुस्त है। अच्छा सर, ब्रेक का वक्त हो गया, जवाब नहीं आप दे रहे हैं। सर वावेला होना है या बलबला है? नया कुछ बेहतरी आएगी बाबर साहब? ये वावेला ज्यादा होगा, बलबला कम होगा। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद पंजाब में तब्दीली की बात करेंगे। नून लीग ने अब हाँ आखिर कर ही दी है पीपल्स पार्टी को कि ठीक है बुज़दार सबको हटाएं, हमारी बारी आती है तो कोई बात नहीं। अब पता चला ब्रेक में ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी ख़त लिखा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को यौम पाकिस्तान मुबारकबाद दी थी, ख़त लिखा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, तो इसका जवाब दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने और कहा है कि मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना होगा और शुक्रिया भी अदा किया यौम पाकिस्तान मुबारकबाद देने पर। अब अगर हम लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो लोग कहते हैं जी अगर मोदी से इस तरह की बात हो सकती है तो अपने सियासी मुखालिफिन से क्यों नहीं हो सकती, बैठकर बात क्यों नहीं हो सकती? अगरचे अब इसकी कुछ कोशिशें की जा रही हैं, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से
अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है राजा परवेज़ अशरफ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा जी ठीक है पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर सोचेगी कि कोई कमेटी बनाई जाए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। और अब पीडीएम की सतह से हट कर बात होने लग गई है, यानी नून लीग अलग उनसे बात होगी, वरना पीडीएम कह रही थी कि हम सबसे मिलकर एक प्लेटफॉर्म से हमसे बात करें। तो बहरहाल नून लीग ने शर्त लगाई है कि जी वज़ीर आज़म डायरेक्ट हमसे रब्ता करें। इसी दौरान में पंजाब में तब्दीली के लिए ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर करीब आ रहे हैं, जो कि इतने इख्तलाफात बढ़ गए थे, लेकिन फिर नून लीग कोई निक्की जी हाँ छोटी सी मशरूत हाँ कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी के पास 30 लोग हैं तहरीक इंसाफ के, तो ठीक है हम भी फिर तब्दीली पर गौर कर सकते हैं और उस्मान बुज़दार साहब को हटाने पर बात हो सकती है। और पीपल्स पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट लीडर पंजाब असम्बली में हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि नून लीग का हक है कि पंजाब में वो वज़ारत आला ले। हमजा शहबाज का नाम बार बार लिया जा रहा है और मरीम साहब इस गुस्से में हैं कि जी उनसे बात नहीं हो रही, हमजा से क्यों हो रही है। बाबर साहब जी क्या हो रहा है? उसामा साहब सबसे पहले तो ये है कि पहले तो पार्टी कह रही है 25-30 बंदे हैं। पहली बात तो ये है कि चौधरी परवेज़ अगर वो उनके साथ अलाइन है तो चौधरी परवेज़ क्यों नून लीग को वजारत देंगे? वो तो उस्मान बुज़दार के साथ कंफर्टेबल हैं, उनका जो कंफर्टेबल लेवल है उस्मान बुज़दार के साथ ठीक चल रहा है। उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं वो इमरान खान साहब के साथ तो हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार के साथ ऐसा कोई बड़ी मसाइल नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ये भी नहीं चाहते कि पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली है। उनका ये ज़ाती ख्याल है कि जितना उस्मान बुज़दार, अब 2 साल तो रह गए हैं, तो 2 साल में नून लीग क्या परफॉर्म कर पाएगी? और ये जो उस्मान बुज़दार की जो बैड गवर्नेंस है या बुरी गवर्नेंस है, इसको कंटिन्यू करें उस्मान बुज़दार, और यही जो बुरी गवर्नेंस है यही अल्टीमेटली पीपल पार्टी के पीटीआई के गले में पड़ेगी। अच्छा। और सबसे बड़ी बैटल ग्राउंड जो है इलेक्शन में, सबसे बड़ा जो मैदान है वो पंजाब है, जहाँ पे 148 सीटें हैं। और अगर 148 सीटों में से कोई भी पार्टी 120 सीटें लेगी वो हुकूमत बना लेती है। नून लीग ने हमेशा पंजाब जीत के गवर्नमेंट बनाई। इमरान खान साहब ने इस दफ़ा नून लीग को डंट मारा तो वो गवर्नमेंट बना गए। तो नून लीग किसी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि यहाँ पर कोई चेंज आए। अगर नून लीग भी नहीं चाहेगी, वो राना सनाउल्लाह साहब फिर ऐसे ही कह रहे हैं कि अच्छा जब लाएंगे देखी जाएगी। सर जब लाएंगे देखी जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये कहते 30 बंदे हमारे पास हैं, वो बंदे लेके आए, शो कराएं, फिर देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं सर, मरियम नवाज पे पार्टी का बहुत प्रेशर है। 90% ये लोग जो हैं वो मरियम से ये कह रहे हैं कि ये जो बयानी है ये अब आगे नहीं चल सकता। मरियम नवाज जो है वो डेस्परेट हुई हैं। उन लोगों का ये ख्याल है कि मरियम नवाज जो है उन्होंने अपने वालिद को बचाव की मुहिम चलाई है, पार्टी बचाव की मुहिम नहीं चलाई। पार्टी जो है वो मुश्किल में है और मरियम नवाज सिर्फ ये चाह रही है कि किस तरह से वो अपने वालिद को, किस तरह से वो इस सारे इशू में वो उनको वापस बुलाएं, उनके खिलाफ केसेस विड्रॉ करवाएं, किसी तरह से अदारों पे धमकियां दे के प्रेशर डाल के ये उनके वालिद को क्लियर किया जाए। ये है ही नून लीग, नवाज शरीफ वाला पार्टी है ही नहीं सर। लेकिन ये तो मरियम कहती है, नवाज शरीफ तो पार्लियामेंट से भी ऊपर की चीज है। ये तो मरियम कहती है ना। पार्टी के लोग ये कहते हैं कि एनएफसी ज़ैनब बहुत हो गया, बड़ी जेलें काटनी, बड़ी मार खा ली, अब हम मजीद इसके पीछे लगे मार नहीं खा सकते। मियाँ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं, मियाँ साहब को तो कुछ नहीं होना, जो भी भुगतना है वो तो यहाँ पे बैठे हुए लोगों ने भुगतना है। और मरियम की जो अपने वालिद को बचाने की मुहिम है वो उसका हिस्सा क्यों बने? अब नून लीग में शहबाज शरीफ के लिए सपोर्ट बढ़ती जा रही है। 80% से ज़्यादा नून लीग की लीडरशिप जो है वो शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हुई है। मरियम ये जो पंजाब में तब्दीली और जनाब पंजाब में चौधरी इस पर कभी नहीं आएंगे, वो ये कभी नहीं चाहेंगे उनके अलावा कोई और। हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला बन जाएगा तो चौधरी को क्या फ़ायदा है? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने वो एक चीज़ पहले भी नो कॉन्फिडेंस आया तो इमरान खान साहब ने ये बड़ा क्लैरिटी है उनको कि अगर पंजाब उनके हाथों से जाता है तो वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा असद खरल साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नाराज़ तो हैं। अभी उनका एक और बयान आया कि जी वैक्सीन आप ख़रीद रहे हैं खैरात में और उस पर आप इश्तिहार भी करें, काम होता नहीं तो आप किस तरह की बातें करें। लेकिन ये भी तो हो सकता है वो कहें कि परवेज़ इलाही साहब को कि अगर नून लीग कहती है जी परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला बन गया तो हमारा तो ये सफाया कर देगा, किसका रख रखा हुआ है, तो इनको काबीना में सारे मेंबरों को ही 10 के 10 को ही अगर काबीना में शामिल कर लें, इस तरह का कुछ आपको लगता है कि कोई प्लान वायबल होगा? ये 30 लोग देखे ना, पीपल्स पार्टी अगर कह रही है तो पहले भी तो मरियम साहबा के पास लेकर आया था कि टिकट पर, मरियम साहब ने माना कि जी टिकट चलाया यूसुफ ज़गलानी को सेनेटर बनवाने में, तो इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी ला सकती है। पहले भी उन्होंने गेम कर दी थी, 30 बंदे उनके लिए हो सकता है। साहब मामला ये है कि ये जो अभी
अता तारड़ साहब नून लीग, उनका मैं बयान देख रहा था जी। वो ये कहते हैं कि हसन मुर्तज़ा साहब का जो ये मामला है ना, ये जो बात है, ये इंतहाई गैर संजीदा, उसको गैर संजीदा उन्होंने करार दे दिया। यानी एक प्लेट तो उससे सीनियर है ना, तारड़ साहब तो नहीं है, प्लेट में रख कर वो दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के खुद पार्लियामेंट लीडर ये कह रहे हैं कि 25 से 30 लोग पीटीआई के हमसे राब्ते में हैं, ईद के बाद अवाम को तोहफा देंगे जी। इन हाउस तब्दीली का शाजिया मरी का बयान आपने देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी ऑलरेडी कह चुके हैं, जरदारी कह रहे हैं कि तब्दीली और अदम एतमाद की बात जो है वो पंजाब से शुरू की जाएगी। उनके जो पार्लियामेंट लीडर हैं उनके का ऑलरेडी 7-8 लोग भी हैं पंजाब असम्बली के अंदर जी। उनका ये पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बयान है। अब अता तारड़ साहब, डोगर साहब भी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब, मरीम साहब, शहबाज शरीफ साहब के कितने वो करीब हैं, सब जानते हैं, और उनकी क्या तल्लकादारियाँ हैं, किस तरह कहाँ से कब से शुरू हुई और कहाँ तक मामला गया। अब इसके साथ साथ जो राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात की कि उन्होंने कहा कि मशरूत है कि अगर वो 20-30 शो करें, ये ऐसे ही है, सुन लें कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी ने किया था कि लॉन्ग मार्च जो करना है वो नून लीग और फजल रहमान साहब बंदे लाएंगे और हम उसके ऊपर देखेंगे कि कितनी तादाद है। वो तो खैर हुआ ही नहीं ना, वो तो ड्रामे फ्लॉप हो गया, और उसके बाद हम फैसला डिटरमिन करेंगे कि फिर लॉन्ग मार्च में भी हमने शामिल होकर धरने में जाना है या नहीं जाना, पैसे बंदे शंदे आप। अब मामला ये जो राणा साहब कह रहे हैं ना कार्ड शो करें, मेरा नहीं ख्याल किस तरह होगा। और जो आप कह रहे हैं ना कि चौधरी बरादरान जो है, डोगर साहब ने कहा कि हमजा शहबाज के साथ, वो जारी बात है वज़ीर-ए-आला, क्या जरूरत है उनको बनने की, यहाँ पे कंफर्ट है। नंबर 1, अगर काफ लीग नहीं भी आती, जो 20 तो ज्यादा लोग हैं, 165 है नून लीग के पास, अगर 10 भी तहरीक इंसाफ के तोड़ लें तो 7 पीपल्स पार्टी के हैं तो 182 ऊपर चला जाएगा। मैं बताता हूँ, इतना आसान नहीं है काम। अब मामला जो आप कह रहे हैं कि चौधरीयों को आप सारे के सारे उनके बंदे वजीर बना दें, आपको कभी कोई डिमांड आई है? उन्होंने कहा है कि हमें वजीर बनाए? नहीं तो फिर आप कैसे बात ये भाई साहब एक बात करते हैं कि उस्मान बुज़दार के अलावा अगर कोई वज़ीर-ए-आला बनेगा तो एक बात की थी और इस पे वो कायम है। उन्होंने कहा जी हमने एक इत्तेहाद किया इमरान खान के साथ, पीटीआई की हुकूमत के साथ, जब तक ये हुकूमत है मरकज़ में या पंजाब में हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जिस तरह उनके साथ होती है विक्टिमाइजेशन, वो रौला भी डालते हैं, एहतजाज भी करते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर। हाल ये है कि अच्छा, अब मामला यह है कि बुज़दार साहब के वाले से उनका क्लियर स्टांस है कि जब तक बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आला है उस वक्त तक वो किसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर 1। दूसरी बात आपको पता है बीच में वो तो मानते हैं, मानते हैं पंजाब में ठीक काम नहीं हो रहा, लेकिन उस्मान बुज़दार उस्मान बुज़दार साहब की बात खबरदार आपने करनी भी नहीं है, क्योंकि उनकी तब्दीली नहीं होनी। इमरान खान साहब जो डोगर साहब कह रहे हैं, डोगर साहब इतना आसान मामला नहीं है कि इमरान खान साहब इलेक्शन में चले जाएंगे, तो इलेक्शन में चले जाए तो वो उनकी टिकट कौन लेगा पंजाब में? मुझे तो बताएं जरा ये। नहीं टिकट कौन लेगा? पीटीआई के पागल ही होगा कोई बंदा टिकट लेगा। तो सर पंजाब मुझे एक बात बताएं, मतलब आप इस तरह बना रहे हैं जी वो इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, तो इलेक्शन में चले जाएंगे और जो इनके साथ होगी वो तो फिर पीटीआई का सफाया हो जाएगा। पंजाब इमरान खान के पास नहीं रहता तो पल्ले क्या वो फेडरल गवर्नमेंट में कीमतें बढ़ाने के लिए बैठे होंगे? साहब बात ये ना करें कि इमरान फेडरल गवर्नमेंट और केपी के रख के तो वो फिर क्या उनको मिलेगा? 2.5-3 साल आपने डिलीवर नहीं किया, आप कह रहे हैं जी उनको थ्रेट बना रहे हैं जी वो चले जाएंगे इलेक्शन में, तो इलेक्शन में आवाम से क्या ले? ये पीटीआई के लोग एमपी। पंजाब जब नहीं होगा तो इमरान खान वहां बैठ के चीजों की कीमत बढ़ाएगा, पल्ले क्या होगा? ना सिंध आपके पास, ना आपके पास बलूचिस्तान, ना आपके पास पंजाब, और फेडरल गवर्नमेंट और केपी के। मेरी बात सुन ले, सिनेरियो सुन ले, इतना आसान नहीं है भाग के इलेक्शन के इलेक्शन तो हो नहीं रहे सर। पंजाब में नहीं रहना है 5 साल हो गए। जब बुज़दार साहब अब चिनोट गए हैं 1 अरब रुपए के, उन्होंने वहां पर मंसूबे हर जगह जा रहे हैं। तो खैर के पीछे पैसा कोई नहीं है, मैं आपको बता इश्तिहार चल रहे हैं। उसामा साहब ये अल्लाह के पास फैसले, ये इमरान खान के पास फैसले नहीं, ना मेरे पास है कि जब तक जी 5 साल रहेंगे पता नहीं कल क्या होगा। इमरान खान साहब को किसी को गारंटी दे सकते हैं? सर जब तक रहेंगे। जब तक कौन रहेंगे? इमरान खान साहब। तो ये जरूरी नहीं है, ये बात मैं आपको नफी करता हूँ। आज हालात अगर बन जाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल जाए और साथ अगर आपको और भी 25-30 की बात आ रही है तो फिर इमरान खान उल्टे लटक जाए, क्या असेंबली तोड़ देगा इमरान खान? तो असेंबली तोड़ फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इलेक्शन होगा तो फिर क्या होगा? इस तरह जो भी होगा, लेकिन ये बता दो पंजाब भी चला जाए, इमरान खान ऊपर बैठ के कीमतें बढ़ाता रहे, उसके ब्रेक ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या रिहा होने वाले हैं? सब ब्रेक शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करेंगे, ब्रेक के बाद। बड़ा तमाशा होता है इस तरह मजाक नहीं होता। अब पता चला
अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब फिर से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। अब तो वो लोग जो मरीम साहबा के हक़ में बहुत ज़्यादा लिखते थे, रोने लग जाते थे मरीम साहबा की तकलीफ़ पर, अब वो भी कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को एक्टिव होना चाहिए, बर्बादी हो गई है। अब हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को मौका मिलना चाहिए, फिर से शहबाज शरीफ साहब को मौका मिलना चाहिए। मरीम कहती थी कि जी चचा की मुफाहमत की पॉलिसी नहीं चली, उनकी तरह सियासत नहीं चली, मरीम एक्टिव हुई। अब मरीम भी बुरी तरह से नाकाम हो गई हैं। तो शहबाज शरीफ साहब से आज कमरा अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू साफ़ियों ने सवाल किया PDM के हवाले से। उन्होंने कहा जी मुझे क्या पता, मैं यहाँ जेलों में धक्के खा रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं, बाहर की बातों का मुझे पता ही नहीं, जबकि उनको सब पता होगा, सारी ब्रीफिंग्स ले रहे होते हैं, क्या चल रहा है, कहाँ मुलाकात हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा ये दोनों पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे, कोई इस तरह की बात नहीं हो रही, स्टेटमेंट कोई नहीं आ रही, कोई एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। जब से हमज़ा शहबाज साहब रिहा हुए हैं ज़मानत पर, तब से भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये असद खलील साहब क्या गेम क्या हो रही है? शहबाज शरीफ साहब अब कोई दोबारा आके कोई नेशनल गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं ना वो बात नहीं कर रहे। मरियम साहबा के ऊपर बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ जरदारी ने और उनकी क़यादत ने। उसके बाद उनके वालिद के बारे में उन्होंने बात की, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा के बारे में ना तो वो बात कर रहे हैं, फिर जब वो पता है उन्होंने बुलाने की बात की, या जो भी बात मजाक रहा है, या डीलिंग हो रही है, जिस तरह बिलावल साहब शहबाज शरीफ को मिले, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बिलावल हाउस आपको पता है जरदारी साहब के पास गए, और फिर जिस तरह चैम्बर में आपस में मुलाकातें होती है, लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली जो है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की बहुत मुलाकातें हुई। उसके बाद ये सारी जितनी भी टेंशन हो रही है, इधर से मरियम की जो फोर्स है और उधर से पीपल्स पार्टी की आपस में और नवाज शरीफ की आपस में चल रही है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि आप जो माइनस नवाज माइनस मरियम, जो भी डोगर साहब ये बात तो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता। शहबाज शरीफ हो या हमज़ा हो, वो नवाज शरीफ की टोडी रहेंगे, वो कभी भी उनसे बाहर नहीं निकल सकते। ये किसी की खाम ख्याली, ये खुशफहमी बड़े अरसे से है। ये 3 दहाइयों से यही हम सुन रहे हैं कि जनाब वो माइनस नवाज और कर लेंगे तो शहबाज शरीफ हमारे साथ मिल जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट की पीपल्स पार्टी को नहीं समझ वो हमज़ा से क्यों डील कर रही है? जब भी पीपल्स पार्टी क्यों फिर हमज़ा से कर रही है? ये मामला होगा शहबाज शरीफ साहब की, ना उनका वोट बैंक है, ये डोगर साहब डिनाई कर दें, वोट बैंक है नवाज शरीफ का। डोगर साहब ये बात ठीक है, और डिलीवरी है शहबाज शरीफ, डिलीवरी है उसकी, उस बंदे की परफॉर्मेंस है सर। और 2008 से 13 तक शहबाज शरीफ की पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ही थी, जिस पे नवाज शरीफ साहब को सारी बरात मिल रही थी, जिसकी बदले में 13 से 18 तक मरकज में भी हुकूमत आई और पंजाब में आई। ये बात दुरुस्त है, लेकिन बदकिस्मती ये है शहबाज शरीफ की कि एक तो उनको वालिद की जगह देते हैं, अपना कायद मानते हैं, उनके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, वो उनकी बात को आगे जवाब नहीं दे सकते और उनसे आगे खड़े होकर बात नहीं कर सकते। हमज़ा शहबाज और आपको पता है हमज़ा शहबाज भी यहाँ तक मरियम साहब और उनकी जो नवाज शरीफ साहब, अभी पता क्या है, नवाज शरीफ साहब घुन्ने बांध के बैठे हुए हैं। सर उनको पता है कि मैं अब सिस्टम से बाहर हूँ। मरियम साहबा को पता है मैं ना सिस्टम में हूँ ना मेरा वालिद सिस्टम में है। सारे लोग इतने तोता चश्म है लोग, कोई भी पार्टी हो। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकातें या लोग समझ रहे हैं ना, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। अच्छा चलिए, शहबाज शरीफ और हमज़ा जो है ना, पीपल्स पार्टी की जो अटेम्प्ट चल रही है, अब देखें 2 चीजें हैं। सवाल किए सवाफियों ने, उन्होंने कहा जनाब PDM का क्या बनेगा, वही जो आपने बात की, बाकी प्रेजेंटेशन उनके पास सारी आ जाती है। जब वो साहब कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में या साहब अदालत में, पूरी प्रेजेंटेशन कि इतने अरब मैंने सेविंग की, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया, वहां पे वो कैसे चल पड़ती है। नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने कहा जनाब इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो अपने नायब के केसों का रोना रो रहा हूँ, मैं उनको वजाते देता फिर रहा हूँ, मैंने तो कोई करप्शन नहीं की। मामला ये है कि वो क्यों खामोश है, वो किसी बात पे क्यों कमेंट नहीं करते हैं, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे, और पीपल्स पार्टी उनसे क्यों राब्ते कर रही है। ये खिचड़ी जो पक रही है ना, एक तो मरियम साहबा को आउट करना है, नवाज शरीफ ऑलरेडी आउट हो चुके, मरियम साहबा का जो आपको पता है, जरदार और जो डोगर साहब ये कह रहे हैं ना बात कि जनाब इमरान खान साहब कौमी असम्बली तोड़ देंगे जी, इस तरह डोगर साहब ये बड़े आमने भट्टू ने कितने बंदों से हुकूमत बनाई थी, नकई का आप देख लें, यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ, आपने क्या क्या नहीं देखा। यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान की सियासत में तो कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज रात अब हमज़ा शहबाज की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई, उससे पहले मुलाकात हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि चौधरी बरादरान गद्दारी कर रहे हैं, वो उनके लिए तो कंफर्ट है, वो कर रहे हैं इमरान खान के साथ या बुज़दार साहब के साथ, वो चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर पीपल्स पार्टी जिस तरह उन्होंने सेंटर बनवाया है, यूसुफ गिलानी को आपको पता ही लीडर भी बनाया है, और वोट उनके बढ़ गए, तो यहाँ पे अगर उन्होंने 25-30 यहाँ सेंटर खरीदना जो है MP खरीदना मुश्किल है। और जिनको ना तो PTI ने फंड दिए, ना उनको कोई डेवलपमेंट फंड मिला, ना कोई नौकरियां, वो तो पहले ही इलेक्शन के पैसे इकट्ठे करने के लिए तैयार बैठे। 25 से 30 बंदों को अगर जरदारी खरीद लेता है, क्योंकि सिंध में हुकूमत है, उनके पास इन्वेस्टर भी हैं। नून लीग का बस ये मसला है।
अगर वो खरीद लेते हैं। हसन मुर्जा जिस तरह बात कर रहे हैं, और हसन मुर्जा मैच्योर आदमी है, आपको पता है वो जो असेंबली में तकरीर भी उनके बड़े मशहूर है कि जनाब सानवी को यह टीका ला दे, पार्टी को क्या मिलेगा, पीपल्स पार्टी को पंजाब मिलेगा नहीं, था तो फिर चेयरमैन सेनेट के लिए भी ले लेते जरदारी साहब। क्यों आ रहे हैं वहां पर, किस लिए आ रहे हैं, क्यों नहीं बंदे पूरे कर सके? पहले भी वजह बता दे, हार गए सारी पता है सर। नहीं क्यों हारे, क्यों आपके पास जब कम थे आप जीत गए, जब आपके पास ज्यादा थे आप हार गए। सर चीजें कहीं और भी मैनेज होती हैं, हर चीज जरदारी साहब की मर्जी के मुताबिक नहीं होती, और हर बंदा नहीं खरीदा जा सकता, और भी बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही है साहब, कुछ भी हो सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, चौधरी जितना मर्जी जोर लगा ले, PMLN या जरदारी साहब जोर लगा लें, जब तक NOC नहीं आना यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज चौधरी तो जोर लगा ही नहीं रहे अभी। आप चौधरी वो आपको भी पता, मुझे भी पता कितना जोर लगा रहे हैं। नहीं ऐसे पूरा जोर लगा रहे हैं। मेरी जाती तौर पे परवेज लाई साहब ने फोन किया, मेरी उनसे बात हुई, मोहन सलाई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम उस्मान बुज़दार के साथ हैं, जब तक वो वज़ीर आला रहेंगे हम उनके साथ हैं, हमें हमारे कोई इस तरह के नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि चौधरी के साथ हमारी बातचीत चल रही है, चौधरी की तरदीद नहीं आई उसमें। नहीं उसके बिल्कुल उन्होंने कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था, चौधरी बरादरा ने कहा था तरदीद नहीं आई। नहीं चौधरी शुजात साहब वो आए थे पूछने के लिए, और बिलावल ने भी ये कहा था कि मीडिया से पंजाब के हवाले से, पंजाब के हवाले से बिलावल ने अब कहा कि चौधरी हमारे साथ हैं, हमारी उनसे बातचीत चल रही है। मुतल्लक उनके हैं जरदारी साहब, चौधरी ने उस पर तरदीद नहीं की पंजाब के हवाले से। जरदारी साहब के तल्लक है, ये इमरान खान को भी पता है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसामा साहब जी इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि चेयरमैन सेनेट पे उन्होंने मैसेज दिया था कि अगर हमारा बंदा ना जीता तो मैं असम्बलियाँ तोड़ सकता हूँ। अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दे तो मुल्क में एक नया क्योस पैदा हो सकता है। इस वक्त आप इलेक्शन के मुतामिल नहीं है, ये सबको पता है। सर बाप चेयरमैन सेनेट जब बाप का है तो अब आप देखिए कि बाप पार्टी अगर यूसुफ गिलानी के साथ मिलके आके वहां पे उसको अपोजिशन लीडर बनवा सकती है तो आपको पता है कि वो बाप पार्टी सबको पता है। खल साहब आपको भी पता है। तो फिर पंजाब में कुछ नहीं हो सकता। हाँ पंजाब में नहीं कुछ होना ना। मेरी एक बात सुने, ना शहबाज शरीफ इंटरेस्टेड है ना ये बात है, असल बात ये है नून लीग नहीं चाहती पंजाब में तब्दीली के वाले से इंटरेस्टेड वो चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने अपने बंदों को कहा कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ जब मूव चल रही थी, उन्होंने कहा खुदा के लिए उस्मान बुज़दार को सपोर्ट करनी है आपने। आपको पता है ओपनली स्टेट बिठाई थी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार को अगर तब्दील किया गया तो आप उस्मान बुज़दार का साथ देना है, ताकि नलायकी और नाअहली की वजह से ये अगली दूसरी बात मेरी खुद कई दफा शहबाज शरीफ से बात हुई, जरदारी के खिलाफ उनके दिल में बहुत जहर भरा हुआ है। वो किसी सूरत में जरदारी और बिलावल पे ट्रस्ट नहीं करते, वो PDM का हिस्सा भी नहीं शहबाज शरीफ साहब बनना चाहते। आप देखेंगे आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ जब बाहर आएंगे तो PDM उस तरह से नहीं होगी, PDM होगी नहीं। फजल रहमान इधर लाहौर में थे, आपको पता है कि जब फजल रहमान लाहौर में थे, शहबाज शरीफ बाहर थे, उन्होंने 4 दफ़ा मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ 4 दफ़ा उसे नहीं मिला। शहबाज शरीफ जान के उसको अवॉइड कर रहा था, वो PDM का हिस्सा नहीं था। ये वही शहबाज शरीफ है जिसकी गाड़ी माल रोड से नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकी। तो सर चीजें बड़ी क्लियर हैं। नून लीग की 80% जो लीडरशिप है वो शहबाज शरीफ की तरफ देख रही है। देखते हैं आप 80% लीडरशिप है ये नवाज शरीफ को किस हद तक मना सकती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।